Hello everyone. Today I am going to discuss 10 important question that is very important for JSSC JEE. I had taken 10 important question on DC machine. Okay, let's start. Magnetic field in a DC generator is produced by option A is electromagnet, option B is permanent magnet, ऑप्शन सी इज ऑफ बोथ ए एंड बी। तो हमें इसमें क्या पूछा गया है, मैग्नेटिक फील्ड इन ए डीसी जनरेटर इज प्रोड्यूस्ड बाय। मैग्नेटिक फील्ड जो डीसी जनरेटर में होता है वो किससे हम लोग प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट से करते हैं या परमानेंट मैग्नेट से करते हैं या और कोई मेथड या नन ऑफ दिस, दोनों में से किससे नहीं करते। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये पता याद रहना चाहिए, कंस्ट्रक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोवाइड करते हैं, मतलब ये आपका 4 पोल है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये 1 पोल है, ये 2 नंबर पोल है, ये 3 नंबर पोल है, ये 4 नंबर पोल है। ठीक है, तो ये जो आपका रहेगा, आपका ये पार्ट जो रहेगा, ओके, ये पार्ट जो रहेगा, ये चारों पार्ट, ठीक है, ये 4 पोल मैंने डीसी मशीन का एग्जांपल लिया है। तो वो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किससे, परमानेंट मैग्नेट रहता है या इलेक्ट्रोमैग्नेट रहता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है वो क्या रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट रहता है। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेट के थ्रू, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट के थ्रू हम यहाँ मैग्नेटिक फील्ड देते हैं। पहले छोटा स्मॉल मशीन जनरेटर में हम लोग परमानेंट मैग्नेट यूज़ करते थे, लेकिन अभी मोस्टली इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। द नंबर ऑफ ब्रशेस इन ए कम्यूटेटर डिपेंड्स ऑन, ओके, इसमें क्या बोला गया है कि नंबर ऑफ ब्रशेस जो रहता है कम्यूटेटर में, ओके, वो किस पे डिपेंड करता है। ऑप्शन ए क्या है, स्पीड ऑफ आर्मेचर, ऑप्शन बी क्या है, टाइप्स ऑफ वाइंडिंग, ऑप्शन सी क्या है, वोल्टेज, और ऑप्शन डी क्या है, अमाउंट ऑफ करंट टू बी कलेक्टेड। ओके, तो नंबर ऑफ ब्रशेस जो रहेगा वो कम्यूटेटर, वो आपका किस पे डिपेंड करेगा, यही आपसे पूछा गया। ठीक है, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ ब्रशेस डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ करंट टू बी कलेक्टेड। ओके, हमें जितना करंट कलेक्ट करना होगा उसी पे नंबर ऑफ ब्रशेस डिपेंड करता है। एक्चुअली नंबर ऑफ ब्रशेस किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ पे। ओके, नंबर ऑफ ब्रशेस किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ओके, और नंबर ऑफ पैरेलल पाथ किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पोल्स पे, कितना पोल्स है उस पर डिपेंड कर रहा है। सपोज कि जब आपका वेव बाइंडिंग है, ठीक है, तो वेव बाइंडिंग हमें पता है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितना होता है, 2 होता है। ओके, तो इतना ही हमें वेव बाइंडिंग में नंबर ऑफ ब्रशेस का रिक्वायरमेंट होगा। ओके, अगर ये लैप बाइंडिंग होगा तो लैप बाइंडिंग में हमें पता है ए इक्वल टू पी होता है। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स, तो इक्वल टू नंबर ऑफ ब्रशेस हो जाएगा। ठीक है, जितना नंबर ऑफ पोल होगा आपका उतना नंबर ऑफ ब्रशेस हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो ये इसका डिटेल्ड एक्सप्लेन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ करंट टू बी कलेक्टेड। ओके, नंबर ऑफ ब्रशेस इन ए कम्यूटेटर डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ करंट टू बी कलेक्टेड, कितना करंट कलेक्ट करेगा उस पर डिपेंड करेगा। ओके, the function of brushes in the DC machine is to collect current from commutator segment. Okay, the brushes का फंक्शन क्या होता है DC मशीन, टू कलेक्ट करंट। ठीक है, ब्रशेस का क्या काम रहता है, करंट को कलेक्ट करने का, फ्रॉम कम्यूटेटर सेगमेंट, कम्यूटेटर सेगमेंट से करंट को कलेक्ट करने का ये काम करता है। Therefore, the number of brushes in the DC machine equal to the number of पैरेलल पाथ। ठीक है, इसलिए नंबर ऑफ ब्रशेस क्या होगा डीसी मशीन का, इक्वल टू नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, और नंबर ऑफ पैरेलल पाथ क्या होता है जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ओके, फॉर लैप वाइंडिंग नंबर ऑफ द पैरेलल पाथ आर इक्वल टू द नंबर ऑफ पोल्स। मैंने अभी बताया यहाँ पे लैप वाइंडिंग में क्या होता है, ए इक्वल टू पी होता है, मतलब नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स। देयरफॉर
द नंबर ऑफ ब्रशेस इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ पोल्स। इसीलिए नंबर ऑफ ब्रशेस क्या होता है, नंबर इक्वल टोटल नंबर ऑफ पोल्स के इक्वल होता है किसमें, लैप वाइंडिंग में। ओके और फॉर वेब बाइंडिंग द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज ऑलवेज इक्वल टू 2। हमें पता है वेब बाइंडिंग में ए इक्वल टू 2 होता है, देयरफॉर द नंबर ऑफ ब्रशेस इज ऑलवेज इक्वल टू 2। इसलिए नंबर ऑफ ब्रशेस जो होगा वेब बाइंडिंग में हमेशा 2 होगा, जिसको मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। ठीक है, वेब बाइंडिंग में पैरेलल पाथ 2 को होता है तो 2 ब्रशेस का रिक्वायरमेंट होगा। लैप बाइंडिंग में ए इक्वल टू पी होता है। ठीक है, इसलिए नंबर ऑफ ब्रशेस बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ पोल्स। ओके तो याद रखिएगा, नंबर ऑफ ब्रशेस इन ए कम्यूटेटर डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ करंट टू बी कलेक्टेड। कितना करंट कलेक्ट करना है उतना हम लोग ब्रश लगाएंगे। ओके विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ ए डीसी जनरेटर प्लेज वाइटल रोल फॉर प्रोवाइडिंग डायरेक्ट करंट ऑफ डीसी जनरेटर। ऑप्शन ए क्या है, डमी कॉयल, ऑप्शन डी क्या है, कम्यूटेटर, ऑप्शन सी आई बोल्ट और ऑप्शन डी इक्वलाइजर रिंग्स। विच ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ए डीसी जनरेटर प्लेज वाइटल रोल फॉर प्रोवाइडिंग डायरेक्ट करंट ऑफ ए डीसी जनरेटर। मतलब इसमें बोला गया है कि कौन सा कंपोनेंट है जो डीसी जनरेटर में डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करने में वाइटल रोल प्रोवाइड करता है। ओके तो आपको ये हमें ये पता है, ठीक है, कि डीसी जनरेटर या डीसी मोटर में जो अंदर का पार्ट है, ठीक है, अंदर के पार्ट में आपका, ठीक है, क्या होता है, हमेशा ऑलवेज एसी करंट जनरेट होता है। ओके हमेशा एसी करंट रहता है। ओके और इसको हम लोग एसी से डीसी में कन्वर्ट करते हैं थ्रू कम्यूटेटर। ओके कम्यूटेटर का काम क्या रहता है, एसी टू डीसी, या फिर अगर जनरेटर केस है तो जनरेटर केस में क्या करेंगे, हम लोग करंट सप्लाई करेंगे, पावर सप्लाई करेंगे तो क्या करेगा, अंदर जो एसी रहेगा उसको डीसी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये अंदर का ही पार्ट है आपका कम्यूटेटर। और अगर मोटर रहेगा तो मोटर में क्या होता है, हमें सप्लाई लेना पड़ता है, ठीक है, उसको रन करने के लिए। तो क्या होगा, जो डीसी पार्ट रहेगा, डीसी करंट, उसको एसी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये किसका काम रहता है, कम्यूटेटर का ये वर्क रहता है। ओके तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी कम्यूटेटर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ डीसी जनरेटर प्लेज वाइटल रोल फॉर प्रोवाइडिंग डायरेक्ट करंट डीसी जनरेटर क्या है, ऑप्शन बी कम्यूटेटर। द कम्यूटेटर ऑफ द डीसी जनरेटर कन्वर्ट्स द एसी इनटू पुलसेटिंग डीसी। कम्यूटेटर क्या करता है आपका, डीसी जनरेटर में जो एसी करंट है उसको पुलसेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। द कम्यूटेटर एश्योर्स दैट द करंट फ्रॉम द जनरेटर ऑलवेज फ्लो इन वन डायरेक्शन। कम्यूटेटर क्या एश्योर करता है कि करंट जो फ्लो करेगा जनरेटर में ऑलवेज एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। द ब्रशेस राइट्स ऑन द कम्यूटेटर एंड मेक गुड इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन द जनरेटर एंड द लोड। ठीक है, ब्रशेस किस पे, कम्यूटेटर पे अपना राइड करता है। ठीक है, और जो आपका बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, ठीक है, जनरेटर में होता है। ओके In the case of DC generator, the commutator is used to convert electrical generated AC into DC. Okay, DC generator में क्या होता है आपका, जो आपका इलेक्ट्रिकल पावर जो जनरेट होता है AC पावर, ठीक है, उसको DC में कन्वर्ट करता है, AC in armature into DC. Okay, in the case of DC motor, the commutator is used to convert DC to AC. Okay, तो कम्यूटेटर का दोनों वर्क रहता है, एसी से डीसी भी करता है और डीसी से एसी भी करता है। अगर एसी से डीसी करता है तो ये किस टाइप का हो गया, रेक्टिफायर टाइप का हो गया। अगर ये डीसी टू एसी कर रहा है तो ये कैसा हो गया, इन्वर्टर टाइप का। मतलब ये दोनों वर्क करता है। जनरेटर में क्या करता है, एसी टू डीसी करता है, और मोटर में क्या करता है, डीसी टू एसी करता है। ओके, ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ कम्यूटेटर डीसी जनरेटर आर नॉट यूजली डिजाइंड बियॉन्ड 650 वोल्ट। लिमिटेशन ऑफ कम्यूटेटर के कारण क्या होता है, डीसी जनरेटर हम लोग 650 वोल्ट से अधिक के लिए यूज नहीं करते हैं। द फिजिकल कनेक्शन टू द आर्मेचर वाइंडिंग इज मेड थ्रू कम्यूटेटर बस अरेंजमेंट। द फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर इन डीसी जनरेटर इज टू कलेक्ट द करंट। कम्यूटेटर का फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर क्या रहता है डीसी जनरेटर में, टू कलेक्ट द करंट।
करंट को कलेक्ट करने का काम रहता है कम्यूटेटर का। जनरेटेड इन आर्मेचर कंडक्टर, जो आर्मेचर कंडक्टर में जनरेट होता है। While in case of DC motor, the commutator helps in providing current to the armature conductor। लेकिन आपका DC मोटर में क्या होता है, कम्यूटेटर हेल्प करता है करंट को, करंट प्रोवाइड करने के लिए। सॉरी। A commutator consists of a set of copper segment that are insulated from each other। कम्यूटेटर क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ कॉपर सेगमेंट, कुछ कॉपर सेगमेंट होता है जो इंसुलेटेड रहता है एक दूसरे से। द नंबर ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ आर्मेचर कॉइल्स, और ये सेगमेंट कितना होगा, नंबर ऑफ इक्वल टू नंबर ऑफ आर्मेचर कॉइल्स। ओके, तो इस क्वेश्चन में आप याद रखिएगा, जो डीसी डायरेक्ट करंट को जो कन्वर्ट करता है वो कौन करता है, कम्यूटेटर करता है। इन ए सीरीज रेजोनेंट सर्किट द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इज, ओके, सीरीज रेजोनेंट सर्किट में इम्पीडेंस क्या होता है, ठीक है। तो इम्पीडेंस एक्चुअली होता क्या है, Z इक्वल टू R प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी। ओके, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा आपका, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ओके, तो आपका रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है हमें पता है, एक्सएल इक्वल टू एक्सी होता है, मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल टू इंडक्टिव कैपेसिटेंस, ठीक है। उस केस में आपका जेड इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, ओनली आर, ठीक है। तो पहले आप देख सकते हैं इसमें आर स्क्वायर प्लस एडिशनल क्या टर्म था, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर का टर्म था, लेकिन अब क्या है, जेड इक्वल टू मॉड जेड इक्वल टू ओनली आर का टर्म है। ओके, तो हमारा क्या हो गया, इम्पीडेंस रिड्यूस कर गया, ठीक है, रिड्यूस कर गया और ये मिनिमम होता है एक्चुअली, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में हमेशा एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर का एडिशन रहता है, ठीक है, लेकिन जब रेजोनेंस कंडीशन में क्या होगा आपका, ये मॉड जेड इक्वल टू आर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, मिनिमम इम्पीडेंस होगा, ठीक है। इसी को एक्सप्लेन किया गया, इन सीरीज आरएलसी सर्किट एट रेजोनेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी। रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है आपका, इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है। द सर्किट बिकम्स प्योर, और क्या होता है, सर्किट बिकम्स प्योरली रेजिस्टिव हो जाता है, और आपका पावर फैक्टर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, cos फाई 1 हो जाता है। ये cos फाई 1 क्यों होता है, क्योंकि प्योरली रेजिस्टिव हो जाता है। ओके, और हमें पता है कि जब प्योरली रेजिस्टिव होता है तो फेज एंगल फाई बराबर 0 होता है, मतलब अगर ये आपका इधर वोल्टेज है तो करंट भी सेम डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो हमें पता है पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर इक्वल टू कॉस ऑफ फाई क्या होता है, एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। इस केस में क्या आपका वोल्टेज और करंट सेम पेज में है, ओके, तो एंगल क्या 0 डिग्री है, तो कॉस ऑफ 0 डिग्री मतलब 1। ओके, तो रेजोनेंस कंडीशन में प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो जाता है और पावर फैक्टर क्या होता है आपका, यूनिटी हो जाता है। ओके, आप लोग इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, इम्पीडेंस निकालने। एट रेजोनेंस कंडीशन में क्या हो गया आपका, एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो गया, तो इम्पीडेंस बराबर जेड बराबर क्या हो गया, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो जब आपका जब रेजोनेंट कंडीशन होगा तो एक्सएल इक्वल टू एक्सी होगा, तो एक्सएल माइनस एक्सी कट के 0 हो जाएगा, तो जेड इक्वल टू आर हो गया। हैंस इम्पीडेंस इज मिनिमम एट रेजोनेंस करंट। ओके, एज द इम्पीडेंस एट मिनिमम करंट विल बी मैक्सिमम। अगर आपसे यहाँ करंट पूछा जाता तो करंट आई बराबर क्या होता है आपका, बी बाई जेड, ठीक है। तो क्योंकि जेड आपका मिनिमम हो गया, ठीक है, तो करंट क्या हो जाएगा आपका, मैक्सिमम हो जाएगा। ओके, अभी हमें यहाँ पे सिर्फ इम्पीडेंस ही पूछा गया, तो जो क्या होगा, मिनिमम। द आर्मेचर कोर ऑफ ए डीसी जनरेटर इज यूजली मेड ऑफ, आर्मेचर कोर आपका किसका बना रहता है, याद रखिएगा, वो सिलिकॉन स्टील का बना रहता है। ओके, सिलिकॉन स्टील। ओके, आर्मेचर कोर किसका बना रहता है, सिलिकॉन स्टील का। सिलिकॉन स्टील इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द आर्मेचर कोर सो दैट हिस्टैरिसीस लॉस कैन बी मिनिमाइज, ठीक है। ये सिलिकॉन स्टील का ही क्यों बना होता है, ताकि हम लोग हिस्टैरिसीस लॉस को मिनिमाइज कर सकें। ओके, आर्मेचर कोर
इज़ द रोटर ऑफ डीसी मशीन। ठीक है, आर्मेचर क्या होता है, डीसी मशीन का रोटर पार्ट होता है, एक स्टेटर पार्ट होता है, एक रोटर पार्ट होता है। तो आर्मेचर क्या होता है, डीसी मशीन का रोटर वाला पार्ट होता है। इट इज़ सिलेंड्रिकल इन शेप। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल शेप में होता है विथ स्लॉट्स टू कैरी आर्मेचर वाइंडिंग, और इसमें कुछ कुछ स्लॉट्स होता है जिसमें आर्मेचर वाइंडिंग हम लोग इंसर्ट करते हैं। ठीक है, द आर्मेचर इज बिल्ट ऑफ ए थिन लेमिनेटेड सर्कुलर स्टील डिस्क फॉर रिड्यूसिंग एडी करंट लॉस। इसमें क्या होता है, पतला पतला सर्कुलर आपका डिस्क होता है, उसको हम लोग मर्ज करते हैं, मतलब सप्रेस करके एक सिंगल बनाते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग लेमिनेशन बोलते हैं। लेमिनेशन करने का क्या फ़ायदा होता है, ये क्या करता है, रिड्यूसेस एडी करंट लॉसेस। ठीक है, लेमिनेशन करने से क्या होता है, एडी करंट लॉस कम करता है। ओके, आर्मेचर कोर इज मेड ऑफ सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन। आर्मेचर कोर किसका बना होता है, सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन, जो अभी डिस्कस किया मैंने। विच आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर, जिसको इंसुलेट किया जाता है बाय इंसुलेटिंग वर्निश कोटिंग। ठीक है, किससे करते हैं हम लोग, वर्निश कोटिंग से हम लोग इंसुलेट करते हैं। दीज लेमिनेशन आर यूज टू रिड्यूस एडी करंट लॉसेस। और लेमिनेशन क्यों करते हैं, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। इट मे बी प्रोवाइडेड विथ एयर डक्ट फॉर द एक्सियल एयर फ्लो फॉर कूलिंग पर्पस। ओके, डीसी जनरेटर जनरेट्स, डीसी जनरेट क्या जनरेट करता है, ऑप्शन ए क्या है, एसी वोल्टेज इन द आर्मेचर। ऑप्शन बी क्या है, डीसी वोल्टेज इन द आर्मेचर। एसी, ऑप्शन सी क्या है, एसी सुपर इम्पोज्ड ओवर डीसी। ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। ओके, ये चार ऑप्शन दिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए डीसी जनरेटर जनरेट जो करता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि डीसी जनरेटर एसी जनरेट करता है आपका। ठीक है, लेकिन उसको एसी से डीसी में कन्वर्ट कौन करता है, कम्यूटेटर करता है। ठीक है, ये डीसी मोटर भी है, तो डीसी मोटर में क्या होता है, अंदर का पार्ट हमेशा एसी होता है, और उसको एसी कैसे मिलता है, कम्यूटेटर क्या करता है, डीसी लेता है और डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। ओके, तो ये जो आपका अंदर वाला पार्ट है, ये जो अंदर वाला पार्ट है आपका, ये हमेशा एसी रहेगा आपका, ये अंदर वाला पार्ट हमेशा एसी रहेगा, और ये जो बाहर वाला पार्ट है यहाँ पे आपका ऑलवेज डीसी रहेगा। अगर ये जनरेटर का केस होगा तो जनरेटर के केस में क्या करेगा, ये करंट आपका बाहर जाएगा। ओके, करंट बाहर जाएगा, यहाँ एसी होगा जिसको कम्यूटेटर डीसी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अगर ये मोटर होगा तो मोटर क्या होगा, करंट यहाँ पे अंदर आएगा। ओके, करंट अंदर आएगा, करंट किस फॉर्म में, डीसी के फॉर्म में आएगा, और अंदर उसको कम्यूटेटर एसी के फॉर्म में भेजेगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डीसी जनरेट्स एसी वोल्टेज इन द आर्मेचर। ठीक है, आर्मेचर मतलब क्या हुआ, अंदर का पार्ट हो गया। ठीक है, तो हमेशा क्या करेगा, डीसी जनरेटर एसी वोल्टेज जनरेट करेगा आर्मेचर में। ओके, जनरेटर जनरेट्स ओनली एसी सप्लाई इनसाइड द आर्मेचर वाइंडिंग। ओके, जनरेटर क्या जनरेट करता है, हमेशा एसी सप्लाई जनरेट करेगा इनसाइड द आर्मेचर वाइंडिंग। दिस एसी सप्लाई कैन बी कन्वर्टेड इनटू डीसी सप्लाई बाय यूजिंग कम्यूटेटर इन दैट जनरेटर इटसेल्फ। ओके, ये जो एसी सप्लाई है उसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग डीसी सप्लाई में बाय यूजिंग कम्यूटेटर। ओके, कम्यूटेटर के हेल्प से हम लोग एसी को डीसी में कन्वर्ट करेंगे। ओके, परमियंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ, ऑप्शन ए इज फ्लक्स डेंसिटी, ऑप्शन बी रिलक्टेंस, ऑप्शन सी इज एम्पियर ट्विंस, एंड ऑप्शन डी इज रेजिस्टेंस। तो इसमें क्या पूछा गया, परमियंस इज द रेसिप्रोकल, किसका रेसिप्रोकल होता है। ओके, परमियंस किसका रेसिप्रोकल होता है, आप लोग याद रखिएगा, रिलक्टेंस का ये रेसिप्रोकल होता है। परमियंस किसका रेसिप्रोकल होता है, रिलक्टेंस का। ओके, परमियंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस इज ए मेजर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, परमियंस क्या होता है आपका, कितना मैग्नेटिक फ्लक्स आपका फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये कितना मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उसको मेजर करता है। और ठीक है, उसका मेजरमेंट का मेथड है, मतलब कितना, इतना सारा आपका मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। और रिलक्टेंस क्या होता है, रिलक्टेंस आपका क्या करता है, अपोज करता है मैग्नेटिक, जैसे आपका करंट के फॉर्म में जैसे रेजिस्टेंस अपोज करता है, तो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल के टर्म में आपका जब जैसे रेजिस्टेंस अपोज करता है करंट को, वैसे मैग्नेटिक में क्या होता है आपका फ्लक्स को अपोज करता है रिलक्टेंस। ओके, तो क्या है, परमियंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस इज अ मेजर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स
for a number of current turns in a magnetic circuit. Reluctance is the property of magnetic circuit of opposing passage of magnetic flux. जो मैंने बताया आपको, reluctance क्या होता है आपका, प्रॉपर्टी होता है मैग्नेटिक सर्किट का फॉर अपोजिंग द पैसेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन। ठीक है, ये अपोज करता है मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन को पास होने में। ठीक है, अब परमेंस की इक्वल टू क्या होता है, फ्लक्स बाय एमएमएफ। ओके, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमेंस इज वेबर पर एम्पियर टर्न। ठीक है, आप एसआई यूनिट याद रखिएगा। एसआई यूनिट क्या होता है आपका, वेबर पर एम्पियर टर्न। ओके, क्या होता है, वेबर पर एम्पियर टर्न होता है। दैट इज हेनरी, जिसको हम लोग हेनरी भी हेनरी से भी डिनोट कर सकते हैं। परमेंस इज द मेजर ऑफ द, परमेंस क्या होता है, इज द मेजर ऑफ द ईज ऑफ विच फ्लक्स कैन बी सेट अप इन अ मटेरियल। परमेंस क्या होता है, कितना आपका इजीली, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप होगा, मतलब वो मेजर करता है कितना मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। इट इन अदर वर्ड्स इट मेजर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्लक्स। ठीक है, कितना फ्लक्स होगा उसको मेजर करता है फॉर द नंबर ऑफ टर्न्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में, मैग्नेटिक सर्किट में मेजर करता है। ठीक है, द परमेंस इज एनालोगस टू द कंडक्टेंस इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट। परमेंस किसका एनालोगस होता है आपका, कंडक्टेंस का एनालोगस होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में। और रिलक्टेंस किसका एनालॉग होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, रिलक्टेंस किसका एनालॉगस होता है, रेजिस्टेंस का, और परमेंस किसका एनालॉगस होता है, कंडक्टेंस का। ओके, इन ए डीसी जनरेटर और नो लोड द एयर गैप फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन इन स्पेस इज, ऑप्शन ए इज साइनोसाइडल, ऑप्शन बी इज ट्रायंगुलर, ऑप्शन सी इज पुलसेटिंग, ऑप्शन डी इज फ्लैट टॉप्ड। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है, इन डीसी जनरेटर ऑन लोड और नो लोड द एयर गैप फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन इन स्पेस। ठीक है, जब कोई भी डीसी जनरेटर है नो लोड के कंडीशन में जब रहेगा वो, ठीक है, तो जो एयर गैप फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा, तो उसका एयर गैप फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है आपका, फ्लैट टॉप होता है। ओके, ठीक है, फ्लैट टॉप होता है। और ये फ्लैट टॉप क्यों होता है आपका, क्योंकि कुछ कुछ पार्ट में क्या होगा आपका, मैग्नेटाइजेशन होगा, और कुछ कुछ पार्ट में डीमैग्नेटाइजेशन होगा, तो इसके कारण इसका शेप कैसा हो जाएगा आपका, फ्लैट टॉप्ड हो जाता है। ओके, द इंटरपोल्स कॉज डीमैग्नेटाइजेशन एट द ट्रेलिंग पोल टिप। क्या होता है इसमें, डीमैग्नेटाइजेशन होता है कहाँ पे आपका, ट्रेलिंग पोल टिप में। ठीक है, एंड मैग्नेटाइजेशन एट द लीडिंग पोल टिप। ओके, इंटरपोल में क्या होता है, डीमैग्नेटाइजेशन होता है ट्रेलिंग पोल टिप में, और मैग्नेटाइजेशन होता है लीडिंग पोल टिप में। देयर बाय द एयर गैप फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन नियरली बिकम्स ए फ्लैट टॉप्ड वेव। इसलिए क्या होता है हमारा जो फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एयर गैप फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन, वो क्या होता है, फ्लैट टॉप्ड होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। A shunt generator running at 1000 rpm has generated EMF as 200 volt. If the speed increases to 1200 rpm, the generated EMF will be. ओके, ये चार ऑप्शन दिया गया है और कुछ कुछ ये डिटेल दिया गया है। तो देखते हैं क्या क्या डिटेल दिया होगा। सबसे पहले हमें क्या बोला गया, शंट जनरेटर। ओके, शंट जनरेटर। ओके, तो सबसे पहले हम लोग शंट जनरेटर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा शंट जनरेटर हो गया, ये वोल्टेज हो गया। ठीक है, इसमें आई करंट निकलेगा, ये आई एल हो गया लोड करंट, और ये आई एस एच हो गया, ये आर एस एच हो गया। ओके, और ये आर्मेचर रेजिस्टेंस हो गया आर ए। तो इसमें क्या दिया गया, शंट जनरेटर रनिंग एट 1000 rpm, और क्या हैज जनरेटेड ईएमएफ एज 200 वोल्ट, और जनरेटेड ईएमएफ कितना दिया हुआ है, 200 वोल्ट। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि N1, ओके, स्टार्टिंग में स्पीड 1000 rpm था। उस केस में जनरेटेड ईएमएफ कितना था, E1 मान लेते हैं, वो कितना था, 200 वोल्ट। अब हमें क्या बोला जा रहा है, इफ़ द स्पीड इंक्रीजेस टू 1200 rpm, द जनरेटेड ईएमएफ विल बी नियरली।
तो क्या बोल रहा है कि जब स्पीड को हम लोग बढ़ा के कितना कर दे रहे हैं 1200 आरपीएम, ठीक है, उस केस में जनरेटेड ईएमएफ क्या होता है E2 क्या होगा। ओके, यही हमसे पूछा गया है। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा, तो क्या दिखेगा कि रेजिस्टेंस जो है RA जो है आर्मेचर रेजिस्टेंस वो कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम 0 एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। और हमें क्या दिया हुआ है RSS के बारे में भी कुछ नहीं दिया गया, ठीक है। तो हम लोग EB1 निकालते हैं, ठीक है। EB1 तो हमें दिया हुआ 200 वोल्ट, ठीक है। तो हम EB2 हमें निकालना है, तो हमें पता है क्या होता है फॉर्मूला N2/N1 इक्वल टू क्या होता है EB2/EB1 इंटू 1/2। ये फॉर्मूला आप लोग को याद हो गई, ठीक है, नहीं याद है तो याद कर लीजिए, ठीक है। ये फॉर्मूला आता है N इक्वल टू EB/K5 के टर्म में, ठीक है। जब रहता है तो उसको हम लोग सिंप्लीफाई करके ये लाते हैं, ठीक है। N2 क्या होता है सेकेंड टाइम जो भी स्पीड था वो होता है, ठीक है। और दूसरा हमें पता है कि जो शंट आपका होता है शंट जनरेटर, उसमें क्या होता है फ्लक्स कांस्टेंट होता है। फ्लक्स कांस्टेंट मतलब क्या होता है 5/1 इक्वल टू 5/2, तो दोनों केस में फ्लक्स सेम रहेगा। तो ये यहाँ पे आपका क्या 5/1 5/2 कट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा N2/N1 इक्वल टू EB2/EB1, ठीक है। यहाँ से हम लोग EB2 निकाल सकते हैं। EB2 क्या हो जाएगा N2/N1 इंटू EB1। N2 हमारा कितना दिया हुआ था 1200 और N1 कितना दिया हुआ है 1000 और EB1 कितना है 200 वोल्ट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 240 वोल्ट जो आपका जनरेटेड ईएमएफ हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी 240 वोल्ट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। जो लोग गेट की तैयारी करते हैं उनके लिए तो बहुत ही बेसिक है। द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग डमी कॉइल्स इन अ जनरेटर इज, ठीक है। डमी कॉइल का क्या पर्पस होता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा सीधे सीधे, ठीक है। डमी कॉइल मतलब होता है एक्स्ट्रा कॉइल, वाइंडिंग जो आपका रहता है, ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग, उसके बाद भी कुछ स्लॉट्स हमारा बच जाता है, तो उस स्लॉट में हम लोग क्या करते हैं डमी कॉइल डाल देते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है आपका मेन आर्मेचर वाइंडिंग से कनेक्टेड नहीं होता है डमी कॉइल, और इसका काम ये रहता है सिर्फ एक ही काम रहता है, ये क्या करता है मैकेनिकल बैलेंस प्रोवाइड करता है। जब भी ऑसिलेशन होता है रोटर में तो ये क्या इसमें क्या होता है कि एक्स्ट्रा इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा तो क्या होगा इसमें करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा इस वाइंडिंग से, तो क्या होगा ये फ्लक्स जनरेट करेगा, फ्लक्स जनरेट करेगा तो ये जो मेन फ्लक्स है उसके साथ रिएक्शन करेगा जिससे आपका बैलेंस बना रहे, ठीक है, जिससे रोटर ऑसिलेट ना हो। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा टू प्रोवाइड मैकेनिकल बैलेंस फॉर द रोटर, ठीक है। डमी कॉइल का क्या वर्क रहता है आपका मैकेनिकल बैलेंस प्रोवाइड करने का ये काम करता है, ओके। डिटेल से देखते हैं। द वेव बाइंडिंग इज पॉसिबल ओनली विथ नंबर ऑफ कंडक्टर और कॉइल्स। वेव बाइंडिंग किस में पॉसिबल होता है नंबर ऑफ कंडक्टर और कॉइल्स के थ्रू भी वेव बाइंडिंग पॉसिबल होता है। बट समटाइम्स द आर्मेचर स्लॉट्स अवेलेबल इन द आर्मेचर वाइंडिंग डू नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द वाइंडिंग। लेकिन समटाइम क्या होता है कि जो नंबर ऑफ स्लॉट्स होता है वो नंबर ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग से बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, मतलब कुछ ज़्यादा होता है, ठीक है। इट मीन्स दैट द अवेलेबल नंबर ऑफ स्लॉट्स इज मोर देन द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कंडक्टर। इसका मतलब क्या हुआ है कि आपका जो अवेलेबल स्लॉट्स है वो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड कंडक्टर से ज़्यादा होता है। सम स्लॉट्स आर केप्ट विदाउट आर्मेचर वाइंडिंग। कुछ स्लॉट्स को क्या करते हैं बिना आर्मेचर वाइंडिंग में छोड़ देते हैं। इन दैट केस एंड डमी कॉइल्स और कॉइल्स आर एम्प्लॉयड इन दैट स्लॉट्स, ठीक है। उसमें क्या होता है हमारा डमी कॉइल्स और कॉइल्स को हम लोग एम्प्लॉय करते हैं। मैंने बोला कि कुछ स्लॉट्स को हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है, उसमें हम एक्स्ट्रा कॉइल डालते हैं और वो एक्स्ट्रा कॉइल आर्मेचर वाइंडिंग से कनेक्टेड नहीं रहता है, ठीक है, इसीलिए उसको डमी कॉइल बोलते हैं। द डमी कॉइल्स आर सिमिलर टू अदर कॉइल्स एक्सेप्ट देयर एंड्स आर कट शॉर्ट एंड टेप्ड। जिसका एंड क्या होता है कट रहता है, शॉर्ट रहता है, टेप्ड रहता है, ठीक है, ये कनेक्टेड नहीं रहता है आर्मेचर से। दे डू नॉट कनेक्ट विद द कम्यूटेटर बार्स। ये कम्यूटेटर बार से भी कनेक्टेड नहीं रहता है। द डमी कॉइल्स आर सिंपली टू प्रोवाइड मैकेनिकल बैलेंस फॉर द आर्मेचर, ठीक है। इसका क्या काम रहता है
मैकेनिकल बैलेंस प्रोवाइड करने का ऐसा काम रहता है। सिर्फ क्या काम रहता है? मैकेनिकल बैलेंस प्रोवाइड करने का। एज दे डू नॉट कनेक्ट विद आर कम्यूटेटर बार्स, दे डू नॉट अफेक्ट द इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वाइंडिंग। ये इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाइंडिंग को इफेक्ट नहीं करता है। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? टू प्रोवाइड मैकेनिकल बैलेंस फॉर द रोटर। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।